एक टॉपिक है, बेटा जल्दी बैठते रहिए। आगे तक आ जाओ, आगे सीट खाली दो में, बीच वाला स्पेस खत्म कर लीजिए। जरा ध्यान दें, मीजोमेरिक इफेक्ट, जरा ध्यान दें। मीजोमेरिक इफेक्ट कई बार इसे प्लस आर भी कह देते हैं। एनसीईआरटी में तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट वर्ड ही नहीं यूज कर रखा। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट वर्ड ही यूज नहीं कर रखा। जहां पर हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, उन्होंने वहां भी प्लस आर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में मीजोमेरिक इफेक्ट वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ वो प्लस आर को ही, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, वो एक ही चीज मान के चलते हैं। बट बेसिकली क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट तब ऑपरेट होता है जब सिस्टम में कॉन्जुगेशन, जब सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन है। बिल्कुल आगे आ जाओ, वॉइस भी फर्स्ट फ्लोर। जब सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब जानते हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। अगर सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। ये तो आप भी जानते हैं कि आपको वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार लैंग्वेज जरूर देख लो। अभी मैं इसको यूज भी करूंगा। क्या लिखा हुआ है? मीजोमेरिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्पेशली इन कॉन्जुगेट सिस्टम। अंडरलाइन कर लीजिए, स्पेशली इन कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 8। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अंडरलाइन करें वर्ड परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा था? टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी परमानेंट है। अगर बार बार कंपैरिजन करके पढ़ते रहोगे ना तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। जरा ध्यान दें, it is a permanent effect involving the displacement of pi electrons in a molecule showing resonance. Mesomeric effect of a group operate, क्या लिखा है? मीजोमेरिक इफेक्ट तभी ऑपरेट करता है जब सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। ये वर्ड ध्यान से पढ़ लीजिए, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑपरेट ओनली व्हेन द ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इट इज डिनोटेड बाय एम। एनसीईआरटी में एम वर्ड यूज नहीं किया हुआ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ताकि अगर आप पढ़े एनसीईआरटी में, इन्होंने मीजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस ही माना हुआ है। जहां पर हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट है, एनसीईआरटी में वहां पे प्लस आर लिखा हुआ है। एंड डिफाइंड एज अ परमानेंट इफेक्ट in which the pi electrons are transferred from multiple bond to an atom, multiple bond to an atom, याद है? एटम से बॉन्ड में, बॉन्ड से एटम में, और फ्रॉम अ मल्टीपल बॉन्ड टू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एन एटम विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एडजस्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोई खास बात नहीं। The effect when transmitted through double bond to a whole of the conjugated system may be better known as conjugated effect. सबसे मेन चीज है इसमें conjugation। अगर किसी के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर तभी देगा जब आगे कॉन्जुगेशन होगा, चाहे वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का हो, किसी भी टाइप का हो। कॉन्जुगेशन जिसे आप समझ लो, दो तरह के इफेक्ट है, प्लस एम और माइनस एम। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो माइनस एम। इसमें एक बात कहीं दिखाई नहीं दी, बट एक बात और भी होती है। जैसे कि आपको याद आता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट था।
पहले कार्बन पर उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा था, दूसरे पर और कम, तीसरे पे और कम, चौथे कार्बन तक जाते जाते इफेक्ट नेग्लिजिबल था। बट इसमें क्या है, अगर 1,00,000 कार्बन, 1,00,000 कार्बन कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये इफेक्ट जितना पहले कार्बन पर है उतना ही 1,00,000 कार्बन बाद भी जो कार्बन होगा उस पर भी उतना ही इफेक्ट जाएगा। ये पॉइंट समझ लो, जब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट काम आएगा। जितना ऑर्थो पर काम कर रहा है उतना ही इफेक्ट ये पैरा पे काम करेगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन नजदीक है। इंडक्टिव का ऑर्थो पर ज्यादा इफेक्ट आएगा, बट मीजोमेरिक क्या है, ऑर्थो पर और पैरा पर और मेटा, जहां जहां क्रिएट हो रहा है सब जगह इक्वल इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये पॉइंट काम आएगा जब हम डिस्कस करेंगे एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, आप लिख सकते हैं इस बात को, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अब ये जो लाइन इन्होंने लिखी हुई है प्लस एम ग्रुप, आप मोटी मोटी बात समझ लो, प्लस एम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, माइनस एम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। इसकी आगे की लाइन में समझाता हूं क्योंकि अभी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं, और जितने भी माइनस एम ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और डीएक्टिवेटिंग। कितने बच्चों को लाइन समझ में आती है? 3-4 बच्चे कह रहे हैं कि हमें लाइन समझ में आती है। इसको मैं पहले समझाता हूं फिर ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए इस लाइन पर भी मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को समझाने जाता हूं फिर मैं आपको। क्या आप इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बनाइए। किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूं, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा पैसा उनके बाद अभी ये नॉर्मल बैच नहीं करना। ठीक है, जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है नाम सुन लीजिए। अनंत चौहान सुबह 9 वाले बैच में, शबनम, सूर्यांश बंसला, अमन प्रधान, तमीशा, आदित्य प्रधान, आदिल मलिक, आशीष सिंह। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ बात कर सकते हैं। 10:30 वाले बैच में सुनीति, रिया अग्रवाल, पावनी, खुशबू, स्वाति वर्मा, आदर्श गिरी, कशिश, सुहेमा मिर्जा, समीर मलिक, आयुषी सिंह, सुहेल मलिक, अर्श अंसारी, जैद चौधरी, आयुष वर्मा, तुषार, बनाया कुछ आपने? जरा देखना एक मिनट। आपको पता है सी और ओ के बीच बॉन्ड टूटेगा तो ओ की तरफ नेगेटिव जाएगा, कार्बन की तरफ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव।
फिर आप जानते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बन। कितने बच्चों ने पहला स्टेप सही किया है? कितने बच्चे पहले स्टेप में गलती कर गए? हाथ खड़ा करो जो गलती कर गए। अब ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे भी कोई सिखाएगा नहीं आपको। ये सब चीजें ऐसी हैं कि टीचर मानते हैं कि आपको इतना तो आता ही होगा। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखना, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इधर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। आपको मेरी बात याद आएगी, चार्ज एक छोड़कर मूव करता है। अब बना सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव करके भी। अब आप देखो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब आप देखो जरा, गगनदीप जी, मतलब आकाशदीप, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा कितना टोटल बैठा? देखो एक बात समझना, चेक जरूर करो, चाहे हमारे 10 में से 2 क्वेश्चन ठीक हुए। समझ रहे क्यों कहता हूं? ताकि हमें पता चले कि आने वाले टाइम में कितनी मेहनत करनी है। कभी भी वो कंडीशन, सब बच्चे हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं, कभी भी जैसे होता ना कि सामने ट्रक आ रहा है, आंख बंद करके खड़े हो गए, वो काम कभी नहीं करना। हमें लास्ट मोमेंट तक फाइट करनी, लास्ट मोमेंट तक फाइट करनी। और हमें पता है कि हम कर सकते हैं। पता है चेक कौन नहीं करता? जिसको पता है कि मामला गड़बड़ जाता है। जब आपको लगेगा मामला अच्छा है तो आप पहले दिन ही 1 घंटे बाद ही चेक करने बैठ जाते। ये सिंपल सी एक बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूं, बिल्कुल। और हमें पता है कि हम कर लेंगे, समझ रहे, हमें पता हम कर लेंगे। अभी तो मैंने आप लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छी बात है जेईई मेंस का। अभी तो आप सोचो 50% सिलेबस के साथ आप एग्जाम दे रहे हो, और अभी फिनिशिंग करनी है आपको, खूब मेहनत करनी है। अब ये देखना है कि 2-3 महीने में कितनी मेहनत कर सकते हो आप ये देखो जरा। बस मैं आपसे कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। और जब मेन एग्जाम आपका हो, सुनो सब बच्चे ध्यान दो, मेन एग्जाम जब आपका हो, मुझसे खुद कहना आप लोग, सर हमें फुल टेस्ट देने अब। और अगर आपने किसी तरह से फुल टेस्ट एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम मेंटेन कर लिया, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, हमारी लड़ाई खुद से है, बाहर से मत सोचो। हमारी जितनी भी लड़ाई है वो अपने आप से ही है। हमें पढ़ना है, हमें टेस्ट देना है, हमें टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर के बाद उसे एनालाइज करना है। इसमें बताओ बाहर वाला कोई क्या रोक रहा है? हम टेस्ट देने जा रहे हैं, टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा, हम फिर भी टेस्ट देने जा रहे हैं, तो हमारी लड़ाई खुद से है। हमें इस चीज को ओवरकम करना है, इस चीज को हराना है। कुछ याद है? बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो जरा, अब जो मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं ना, ये आगे तक काम आएगा। अब लास्ट वाला स्टेप देखो जरा, लास्ट वाला स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन नीचे और ये ऊपर। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर बन जाएगा। इलेवेंथ क्लास के एक बच्चे ने मुझसे आके कहा, सर हमारे स्कूल टीचर ने मना किया कि एन के ऊपर प्लस नहीं आता। मैंने कहा बुक में दिखा दूंगा, बुक में से भी दिखा दिया। उसने फिर भी कह दिया कि बुक में गलत लिखा है। और वो भी टीचर भी पुराने पुराने टीचर। एक बात मैं आपको शुरू से सिखाता हूं, एक बात सुन लो, बहुत बेसिक स्टेप। मूवमेंट से पहले चार्ज कितना है? अब दुनिया का कोई सा भी मूवमेंट कर लो, अब दुनिया का कोई सा भी मूवमेंट, कोई सा भी इफेक्ट लगा दो, कुल मिला के चार्ज कैसा रहेगा? कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में चार्ज ना तो खत्म होगा ना चार्ज क्रिएट होगा। मूवमेंट से पहले जितना चार्ज होगा, मूवमेंट के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। हमेशा ध्यान रखो।
अब मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, अब जरा सुनना ध्यान से। अब जो बात बोलने जा रहा हूं, हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। पहले बताओ, हेडिंग का मतलब समझ में आता है? कितने बच्चों को इस हेडिंग का मतलब समझ में आता है? दो तीन बच्चे कहते हैं हमें हेडिंग का मतलब समझ में आता है। सुनो, मैं आपको समझाता हूं, बात को सुनो बिल्कुल आराम से, रिलैक्स होके। एक मिनट सुनो। जब बेंजीन के ऊपर पहला ग्रुप आता है, आपको पता है पहला ग्रुप तो कहीं भी लगा दो, पहला ग्रुप तो कहीं भी लगा दो, क्योंकि सारे एच एक जैसे होते हैं। कहीं भी लगा दो कि 1 क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के किसी भी पोजीशन में आप सीएल लगा दो, इट्स अ क्लोरोबेंजीन। आप ऐसे समझो, जब आप फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में जाते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, क्लास में आपने फर्स्ट टाइम एंट्री करी है, कहीं भी जाके बैठ जाओ, बट होता है क्लास में जो बच्चा पहले एंट्री कर जाता है, वो आने वाले स्टूडेंट को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अगर जरा सा दम है उसमें, है ना? हे इधर नहीं, इधर बैठो, अरे वहां नहीं बैठते, इधर बैठे बैठो, कोशिश करता है। वही चीज है, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। रिंग में, बेंजीन रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है। रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है। इस बात को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कितनी सिंपल सी बात है। रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लिख लो इस बात को। रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री करता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है। रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर जाता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है, जिसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई? रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री करता है, वो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को डिसाइड करता है, जिसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब आप एक बात जान लो, दो तरह के ग्रुप होते हैं, दो तरह के ग्रुप होते हैं। सब बच्चे ध्यान दें, दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो वो जो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर भेजते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और एक वो जो आने वाले को सिर्फ और सिर्फ मेटा पर भेजते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, जो आने वाले को ऑर्थो पैरा पर भेजते हैं और जो आने वाले को सिर्फ मेटा पर भेजते हैं। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, जिसे कुछ भी नहीं पता वो भी यहां से कैच कर सकता। दो तरह के ग्रुप होते हैं, जो आने वाले को ऑर्थो पैरा पर भेजते हैं और जो आने वाले को सिर्फ मेटा पर भेजते हैं।
अब सुनो, हमें कैसे पता चलेगी कौन सा ग्रुप कहां भेजेगा? दो तरह के ग्रुप है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा ग्रुप किसको कहां भेजेगा? ठीक, अब जरा सुनो, एक एक करके बात करेंगे। पहले ये चीज जान लो, बहुत से बच्चों को शायद ये नहीं पता, सुनो ध्यान से, जो मन में है बोल लेना, ये ना हो कि मन की बात मन में रह गई। पहले ये बताओ, ये जो NO2 मैंने बेंजीन के ऊपर लगाया है, कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बट कुछ बच्चे को नहीं पता, लोग बताते ही नहीं है, इसलिए नहीं पता। ये बताओ कि ये जो NO2 है, ये मैंने बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे लगाया है, मेटा पोजीशन पे लगाया है, या पैरा पोजीशन पे लगाया है, या कंफ्यूजन है कोई? मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं। मैंने बेंजीन के ऊपर जो NO2 लगाया है, ये ऑर्थो पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है, या कंफ्यूजन है? पहले रुक जाओ, कितने बच्चे कहते हैं मैंने ऑर्थो पे लगाया है? ऑर्थो वाले हाथ खड़ा करो, पैरा वाले हाथ खड़ा करो, पैरा वाले हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करो अच्छे से। कितने बच्चे कहते हैं मेटा पे लगाए हैं? मेटा वाले हाथ खड़ा करो, अच्छे से हाथ खड़ा करो। देखो, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पूछ लिए, पैरा नहीं पूछा। कितने बच्चे कहते हैं पैरा पे लगाए है? पैरा वाले भी है, मतलब हर ऑप्शन पे। कितने बच्चे कंफ्यूज्ड है? कंफ्यूजन भी है। सुनो, अब मेरी बात सुन लो, इसलिए मैंने पूछ लिया, पता चला मैं मान के चलता कि आपको इतना पता ही होगा। सुनो ध्यान से बेटा, बात नहीं, एक मिनट सुन लो। आपने देखा मैं आगे से आके फिर वापस आया, हमारा पॉइंट मैं आगे तक चला गया था, फिर वापस आया, मुझे पता कि यहां गलती हो सकती है। सुनो, जब बेंजीन के ऊपर हम पहला ग्रुप लगाते हैं, ना तो वो ऑर्थो होता है, ना वो मेटा होता है, ना वो पैरा, आप कहीं भी लगा दो, ना वो ऑर्थो है, ना वो मेटा है, ना वो पैरा है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में होती है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे ये NO2 लगा हुआ है, तो इसकी जो साथ वाली पोजीशन है दैट इज ऑर्थो, एक छोड़कर मेटा, फिर उसके बाद पैरा। अगर देखो NO2 यहां लिखा हुआ है, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या बैठा हुआ, क्योंकि स्कूल टीचर या टीचर हमेशा ऑर्थो को ही लिखते हैं, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि ये ऑर्थो पोजीशन है। नहीं, ये ऑर्थो नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में जो साथ वाली पोजीशन है वो ऑर्थो, एक छोड़कर मेटा, फिर पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है। पहले तो ये वाली बात लिख लो, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में होती है। जरा ध्यान दे बेटा, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। तो मैंने आपको बताया दो तरह के ग्रुप होते हैं, जरा बोर्ड पर देखो आप, सब बच्चे ध्यान दें। अब सुन लो जो बात बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पूछूंगा आपसे क्या करना है। आपको पता है बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। अब आप एक चीज सोच के देखो, कोई चोर है, कोई डकैत है, वो घर में सबसे पहले कहां पर कोशिश करता है कि तिजोरी की तरफ। अगर घर में उसे कहीं ताला तोड़ना है तो सबसे पहले कहां का ताला तोड़ने की कोशिश? तिजोरी की तरफ। उसे पता है तिजोरी
वो तो घर में घुसने की बात की बात है, बाहर का कहाँ था, बाहर तो घुस जाते हैं। सुनो जरा, हर एक अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है, मेरी बात सुनो, अब जरा बात सुनो, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर कहां अटैक करेगा, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। सिंपली समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर किस पोजीशन पर अटैक करेगा, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब सुनो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आप डायग्राम में देखो, जैसे NH2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे तो वो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर भेजेगा। फिर से सुन लो क्या कहा, अभी लिखवा भी दूंगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास कॉमन सेंस कूट कूट के भरी है। जरा इसी बात को मेटा वाले पे अप्लाई करना, कोई बोलेगा नहीं। इसी बात को मेटा वाले पे अप्लाई करो कि कोई मेटा पर क्यों अटैक करता है, कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं। कौन बोलेगा, हाथ खड़ा करो। सबसे पहले आपको चांस दिया, पीछे बोलो तेज आवाज में, सबसे पीछे। मेटा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आई पॉजिटिव ग्रुप अटैक कर देगा। अगर आई पॉजिटिव ग्रुप आता है तो वो मेटा पे बैठ जाओ। और किसने हाथ खड़ा किया था, आप बताओ। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डिक्रीज कर देंगे, तो मेटा पोजीशन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। सुनो, सबसे मेन बात सुनो, सबसे मेन चीज मैं तभी आपको सोचने का मौका दे रहा हूं। ध्यान रखना सब बच्चे सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मेटा पोजीशन पर ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या बढ़ती कहां है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन, मेरी पूरी बात सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। तो जिससे मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। और अगर मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है कंपैरेटिवली, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। अब दोबारा सुनो, फिर से बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन, नीचे देखो, नीचे वाला डायग्राम जो NO2 वाला, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस आ गया। आप देख रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, जिससे मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिससे मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। अगर मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात सुनो, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है। दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो वो जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं, और एक वो जो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब आप सोच के देखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है
अगर कोई ग्रुप बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, इट मींस वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, और बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप है इनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुपों ने क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। बात पूरी बोलनी है, किसके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। एक बार फिर से सुन लो, फिर से पॉइंट को रिकॉल कर रहा हूं। दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो वो जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं। जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करते हैं वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना फास्ट होगा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि बताइए ये रिएक्शन कौन फास्ट देगा। बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता कौन फास्ट देगा। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेंजीन के ऊपर, अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा वहां पर रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। जो पूरी बात सुन लो, मैं पूरी पॉइंट दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, और बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना फास्ट होगा। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाओ, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, और बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना स्लो होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करता है, जिससे मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। अपने आप लिखोगे या लिखवाऊं, लिखवा दूं? लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाली बात अपने आप लिख सकते हो। पहले ये वाली बात नोट कर ली। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्लो कराएगा। यही बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप इंक्रीज करा रहा है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्लो कराएगा। तभी तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग को डीएक्टिवेटर। देखो जरा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होती है। ध्यान रखो, मेटा पर होती है बट रिएक्शन स्लो होती है।
वो वाला पॉइंट लिख लो चाहो तो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देयरफॉर मेटा पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन। मैं बोल रहा हूं, लिख लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, decreases electron density at ortho and para position, therefore meta position become electron rich in comparison to, ये वर्ड बोलना जरूरी है, in comparison to ortho and para position, in comparison to ortho and para position, therefore electrophile attack at meta position, therefore electrophile attack at meta position। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, और बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना तेजी से होता है। ये भी पॉइंट लिख लो। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। बेंजीन जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी तेजी से अटैक करेगा, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को रिंग एक्टिवेटर भी कहते हैं। जितनी बातें बोल रही है सब लिखवा रहा हूं, क्योंकि बाद में कुछ भी याद नहीं आता आपको, और लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसका अपोजिट लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। बेंजीन जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रोफाइल उतना स्लोली अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना स्लो होगा। सब फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात समझोगे आप। ये क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेगा। अरे पहली वाली बात नोट हो गई? नोट हो गई? थोड़ी सी रह गई। ये इसकी अपोजिट बात तो लिख लोगे ना? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कोई दिक्कत है पूछ लो। अरे बोलो ना। क्या दिक्कत है? हाँ अरे बताओ मुझे क्या दिक्कत है? क्या पूछ रहा है? बता दो एलडीआईडी।
बता के बात खत्म करो और क्या। सुनो था, नहीं ये तो क्या है, फिर भी कुछ क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कल 11वीं क्लास के बैच में रात को मैसेज डाला, मैंने रेडी फॉर एक्स्ट्रा क्लास, क्लास विल हेल्ड एट 10 बजे रात को क्लास होगी। एक बच्चे का मैसेज आता, सर आज या कल। मैंने बस यही जवाब लिख के भेजा, आप भी महान है। मैं कि आपकी महानता को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। इधर ध्यान दें, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। बेटा एक मिनट सुन लो, कुछ पॉइंट बड़े जबरदस्त पॉइंट है। अब जैसे कि सीएल है, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, क्लियर कर लो कंसेप्ट। सीएल के पास लोन पेयर है, सीएल के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। सब बच्चे सुन लो, ये लैंग्वेज बोलने की आदत डालो, क्योंकि ये लैंग्वेज भी वही बोल सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सीएल के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन मतलब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सीएल का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इट मींस वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। एनसीईआरटी में प्लस आर लिखा हुआ है, अगर आप हलो एल्केन्स हलो अरीन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने प्लस आर लिखा है। ठीक है, हम प्लस एम या प्लस आर एक ही बात है। तो जो सीएल है, जरा ध्यान देना, जो सीएल है वो प्लस एम इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और कार्बन और सीएल में, कार्बन और सीएल में आप जानते हैं हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींच रहा है तो माइनस आई, इसका एक इफेक्ट तो प्लस आर है और दूसरा इफेक्ट माइनस आई है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो अब देखो क्या होता है, जरा सुनना ध्यान से। नॉर्मली तो प्लस आर और माइनस आई में प्लस आर जीत जाता है, नॉर्मली प्लस आर और माइनस आई में प्लस आर जीत जाता है। बट आपको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होता है, इस केस में नेट इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो जाता है। नेट विड्रॉल हो रहा है, एक से रिलीज कर रहा है, एक से भी खींच रहा है, तो कुल मिला के नेट विड्रॉल हो गया। नेट विड्रॉल होने की वजह से ध्यान रखना, जो हैलोजन वाले बेंजीन के कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। हैलोजन ध्यान रखना डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है। और सुनो दूसरी बात, अब बच्चों के मन में बात आती है, अगर विड्रॉ कर रहा है तो ये आने वाले को मेटा पर भेजेगा। ये बात आपके दिमाग में आएगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ये आने वाले को मेटा पर भेजेगा। नहीं, इसका जो ओरिएंटेशन इफेक्ट है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जिसे बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, वो कंट्रोल हो रहा है प्लस आर की इफेक्ट की वजह से। ये स्पेशल केस है, जो उसका ओरिएंटेशन इफेक्ट है, जो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, वो प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये आने वाले को ऑर्थो पैरा पर भेजता है। जरा सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है, जिनका जो ऑर्थो पैरा वाले ग्रुप होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है, और नॉर्मली जो मेटा वाले ग्रुप होते हैं उनका इफेक्ट स्लो होती है। बट यहां हैलोजन में मामला उल्टा है, इसलिए आपको इसे अलग से ध्यान रखना पड़ता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी, ऑर्थो चाहो तो लिख लो हैलोजन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होती है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है।
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। मैंने क्या लिखा बोर्ड पर देखो, जो Cl है, जरा ब्लू पेन वाला देखो, जो Cl है, मैंने कहा ना प्लस आर या प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो क्या लिखा है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, जिससे हेलो हेलो एल्केन्स में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी ये डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये पॉइंट मिस हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाए। आने वाले को भेजता ऑर्थो पैरा पर है, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। और आप कह सकते हैं इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कंट्रोल हो रहा है प्लस आर इफेक्ट की वजह से, और जो इसका डीएक्टिवेटर वाला जो इफेक्ट है, रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट। अभी लिखवा दूंगा, पहले इतना लिख लो। नोट कर लिया इतना? क्या लिखा है, इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट, और इसकी रिएक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है, स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट रिएक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम में रीजनिंग पर क्वेश्चन बन सकता है, इसकी जो रिएक्टिविटी है लेस रिएक्टिव है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, और ऑर्थो पैरा इफेक्ट है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। अब सुनो, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान देना। पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं, सुनो एक बार दोबारा से सुनो। बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप, पहला ग्रुप आना चाह रहा है, कहां जुड़ेगा, कहीं भी जुड़ जाएगा, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सारी पोजीशन एक जैसी है, पहला ग्रुप कहीं भी जुड़ जाएगा। अब बेंजीन के ऊपर दूसरा ग्रुप आना चाह रहा है, वो डिपेंड करेगा पहला वाला ग्रुप, अगर पहला वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा है तो आने वाले को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा, अगर पहला वाला ग्रुप मेटा वाला है तो आने वाले को वो मेटा भेज। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाला कौन है, रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री कर गया वो आने वाले की पोजीशन को डिसाइड करता है। ये लैंग्वेज दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाला कौन है, आने वाला कौन है मतलब उसका इफेक्ट कैसा है, ऑर्थो पैरा है मेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाला कौन है, उसका कैसा इफेक्ट है। रिंग में जो ग्रुप पहले एंट्री करता है वो आने वाले की पोजीशन को डिसाइड करता है।
अब जरा ध्यान दें, अब बेंजीन में हमने दूसरा ग्रुप पे एंट्री करा दिया। अब हम बेंजीन के अंदर तीसरा ग्रुप एंट्री करने जा रहे हैं। जरा सुनना, ध्यान से समझना। पहले ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे ग्रुप ने पहले की बात मानी, वैसे तो आपके पास कॉमन सेंस कूट कूट के भरी है। अब तीसरा ग्रुप बेंजीन के अंदर एंट्री करना चाहता है, वो किसकी बात मानेगा? सबसे पहले वाले की या उसके बाद वाले की, या डिपेंड करेगा? आपका मन क्या कहता है? भाई अब तो जो तीसरा ग्रुप आ रहा है उसके लिए जो अंदर से पहले दो बैठे हैं उसके लिए तो दोनों एक जैसे हैं, उसे क्या पता पहले कौन आया था? अब सोच के बताओ, तीसरा ग्रुप किसकी बात मानेगा? दोनों की मानेगा। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी बताओ। दोनों की बात मानेगा, दूसरे वाले की मानेगा। सुनो, सिंपल सी बात है, जिसकी दादागिरी चल रही होगी, सोचने वाली बात है। भाई जब दूसरा वाला आया, पता चला पहला वाला अपनी पोजीशन फॉर्म में था, पता चला दूसरा वाला ताकतवर निकल गया। समझो मेरी बात सुनो, मैंने इसके लिए कंडीशन बनाई है। अगर रिंग के अंदर दोनों ग्रुप ऑर्थोपैरा वाले हैं तो उन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर ऑर्थोपैरा वाला होगा, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप होगा, तीसरा ग्रुप उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर दोनों मेटा वाले हैं तो जो स्ट्रॉन्ग मेटा वाला होगा उसके हिसाब से आएगा। और सबसे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक ऑर्थोपैरा वाला है एक मेटा वाला है, तो रिंग में जो तीसरा ग्रुप आएगा वो ऑर्थोपैरा वाले के हिसाब से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्थोपैरा वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, आना इलेक्ट्रोफाइल को है। समझ गए? वैसे बात दिमाग में बैठ गई। अगर दोनों ग्रुप ऑर्थोपैरा वाले हैं तो जो स्ट्रॉन्गर ऑर्थोपैरा वाला है, दोनों ग्रुप मेटा वाले हैं जो स्ट्रॉन्गर मेटा वाला है, और अगर एक ऑर्थोपैरा वाला है एक मेटा वाला है, जो तीसरा ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा वाले के हिसाब से आएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? यही तो कंफ्यूजन होते हैं, और क्या है? समझ गए? पहला ग्रुप कहीं भी आ सकता है, दूसरा ग्रुप पहले वाले के हिसाब से आएगा। क्या लिखा है देखो, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। पहली कंडीशन, अगर एक्स एंड वाई बोथ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो स्ट्रॉन्गर के अकॉर्डिंग न्यू ग्रुप एंटर करे। अगर एक ग्रुप ऑर्थोपैरा वाला है और एक मेटा वाला है तो नया ग्रुप ऑर्थोपैरा के अकॉर्डिंग एंट्री करेगा। तीसरा, ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले वाला पॉइंट तो क्या फिर भी दिमाग में आ जाता है, जो स्ट्रॉन्गर है उसके हिसाब से एंट्री होगी। बोलो यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है? सी ग्रुप का मतलब फिर तो देखने के दोनों किस पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पता दोनों एक ही पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं से भी आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है जब दोनों सेम आ गए। देखो जरा, अभी आपने कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। कार्पेटाइन की जो स्टेबिलिटी है
explain on the basis of ARHI. A stand for aromaticity, R stand for resonance, H stand for hyperconjugation और I stand for inductive effect. अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस भी पढ़ लिया. अभी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ना है और एरोमेटिसिटी, तब जाके हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा. जरा एक मिनट ध्यान दें, एक बेसिक जो 9th 10th में बताया जाता है, जरा सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखो, जरा बोर्ड पर देखो. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड. जो ओपन चेन कंपाउंड है उन्हें बोलते हैं एलिफेटिक. एक बार देख लो, 9th 10th में कभी सुना होगा. ये सारी बातें तब दिमाग में इतनी आती नहीं है, आप सुन लो. जो क्लोज चेन है, रिंग वाले जो कंपाउंड है, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक, अगर रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है तो इट्स अ होमोसाइक्लिक. अगर रिंग में कार्बन के अलावा कुछ और है, नाइट्रोजन, रिंग के अंदर, रिंग के बाहर बात नहीं कर रहे, जो रिंग बनी है अगर उनमें कार्बन के अलावा कुछ और है तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक. इतनी बात क्लियर? जो होमोसाइक्लिक है उनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एरोमेटिक क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको. और ऐसी हेट्रोसाइक्लिक को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. कुछ नोट करना है तो कर सकते. बेटा बात नहीं, जल्दी से नोट करें. ओपन चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक. क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है, ये मैंने इसलिए बताया कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है सिर्फ वही एरोमेटिक होते हैं. ऐसा नहीं है, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं. क्योंकि मन में कंफ्यूजन आता है, पता नहीं आप लोगों के आया नहीं आया होगा, बट कई बार हमें लगता है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होते. ऐसा कुछ नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं. फिर आपके मन में कंफ्यूजन आता है, सर एरोमेटिक कंपाउंड तो वो होते होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होती है. ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है. कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है और कुछ में नहीं होती. जिनमें बेंजीन रिंग होती है उन्हें बेंजीनॉइड्स कहते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं. जो बेंजीन वाले एरोमेटिक कंपाउंड है उन्हें बेंजीनॉइड्स कहते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उन्हें नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं. बात समझ में आ रही है यहां तक? अभी चीजें धीरे धीरे, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को लगता है कि एक बार में समझ में आ गई. फैक्ट ये है कि जब मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, मेरी बात को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लो. जब 3 बार कर लोगे तब मानना कि आपकी ऑर्गेनिक एक बार होगी. 3 बार करने के बाद तब दिमाग चलना शुरू होता है, तब जाके आप नए क्वेश्चंस कर सकते हो. कोई बच्चा सोचे मैं पहली बार में नए क्वेश्चंस कर लूंगा, नहीं होंगे. पहली बार तो आप टुकड़ों में पढ़ रहे हो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरलिंक होकर चलती है. कई बार आप क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आगे के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, वो भी हो ही नहीं पाएंगे आपसे. जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे फिर आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, तब जाके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट पूरे हो पाएंगे आपके. अब देखो जरा, एक पॉइंट लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर. इस पॉइंट पे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए. ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो एरोमेटिसिटी है वो एक जन्नत है. जन्नत समझ लो. आदमी सोचता है कि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे.
तो मतलब हर एक का सपना होता है कि काश वो एरोमेटिक होता, काश वो एरोमेटिक होता, हर एक का सपना होता है, बस सपने हर एक के पूरे नहीं होते। उसके बाद पहले लिखा है एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल चीज है एरोमेटिक। अगर कोई एरोमेटिक है तो ध्यान रखना वो अपनी एरोमेटिसिटी कभी भी लूज करना नहीं चाहेगा, और किसी के पास मौका है कि वो अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर ले, वो कुछ भी करेगा अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने। समझो जो बात मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारी बातों का कंक्लूजन है। कभी कोई भी अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाए। और किसी के पास अगर कुछ करके एरोमेटिक में कन्वर्ट होने का मौका है तो वो कुछ भी करेगा एरोमेटिक में, अगर मौका है उसे कन्वर्ट होने का। ये मैं आपको बहुत सारी बातों का कंक्लूजन बता रहा हूं। एरोमेटिसिटी के बाद आता है कॉन्जुगेशन। एरोमेटिक तो नहीं है बट कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस। अगर किसी के पास मौका है अपने आप को रेजोनेंस शो करने का तो रेजोनेंस कॉन्जुगेट। उसके बाद मौका ये आता है एंटी एरोमेटिसिटी, ये सब बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल। एक स्वर्ग हो गया, एक नरक हो गया। अगर एरोमेटिक स्वर्ग है तो एंटी एरोमेटिक कैसा हो गया? नरक हो गया। जरा ध्यान दें, इधर सुन लो सब बच्चे, ध्यान दें। हमें एरोमेटिसिटी टॉपिक को पढ़ने के लिए, पहले एक बार बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना होगा ताकि कुछ बातें क्लियर हो जाए। कई सारी बातें अच्छी हैं जो 11वीं क्लास में बताई जाती हैं, सोच रहा हूँ वो बातें रिपीट कर दूं आप, क्योंकि आपने 11वीं भी नहीं पढ़ी है। जरा सुनो सब बच्चे, ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन में और एक बात आप जानते हैं कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं तो बॉन्ड टूटेगा, एक Cl ऊपर एक Cl। जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो कंपाउंड्स नॉर्मली एडिशन रिएक्शन देते हैं। वो कंपाउंड्स नॉर्मली क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, उसके बाद भी वो एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना ज्यादा प्रेफर करता है। पॉइंट समझो कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड के होते हुए भी वो एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो कहीं ना कहीं जो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है वो नॉर्मल डबल बॉन्ड से अलग है। आप समझ रहे, बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है अगर वो नॉर्मल वाले डबल बॉन्ड होते तो फिर तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त केकुले, ऐसे ही नाम होते हैं विदेशियों के, अगस्त केकुले। ऐसी MSc में एक बुक है बड़ी, मतलब ऑर्गेनिक की समझ लो, जैसे कि रामायण समझ लो, मतलब ऑर्गेनिक की मतलब रामायण समझ लो, जैसे मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो वो बुक आपको पढ़नी ही होती है। उस बुक का नाम है जेरी मार्च, नाम ही मार्च है। ऐसे किसी का नाम फरवरी भी होता होगा, सुनने में आता था मार्च, उसकी वाइफ का नाम अप्रैल, बेटे का नाम जून रखा हुआ था। तो
विदेशों में सब चलता है, कुछ भी नहीं। सुनो, इनका नाम अगस्त केकुले। सुनो, मैं बहुत लंबी कहानियों में नहीं जा रहा, जो बेंजीन के स्ट्रक्चर को लेके बहुत लंबी कहानी है। तो अगस्त केकुले ने बताया कि जो बेंजीन है वो कुछ ऐसा होता है। केकुले ने बताया था कि बेंजीन ऐसा होता है कि 6 कार्बन है, हर एक कार्बन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास एक एच होता है। ये बात केकुले ने बताई। अब सारे साइंटिस्ट उसके पीछे लग गए। उनका अगर ऐसा है तो अच्छा एक चीज बताओ कि जरा ध्यान से देखना, अगर केकुले की बात सही है जरा ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है? दोनों कंपाउंड सेम है अलग अलग है? ध्यान से देखो, जो 2 Cl जिन कार्बन के बीच है उनके बीच डबल बॉन्ड है, और अगले वाले में 2 Cl जिन कार्बन के बीच है वहां पर सिंगल बॉन्ड। समझ लीजिए, अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही होता तो बेंजीन के 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते। समझ लीजिए बात को, अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही होता तो बेंजीन के 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते, जबकि बेंजीन का एक ही ऑर्थो बनता है। चाहे आप लेफ्ट लगा दो चाहे राइट में लगा दो, एक ही बात होती है। बट केकुले के हिसाब से तो क्या बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। समझ रहे केकुले के स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आई? कोई कहे केकुले में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ गई। अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही होता तो बेंजीन के 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, जबकि बेंजीन का एक ही ऑर्थो बनता है, चाहे आप लेफ्ट लगाओ चाहे राइट लगाओ। दूसरी बात, अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही होता, अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही होता तो बेंजीन में जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है, एक डबल बॉन्ड वाली, एक सिंगल बॉन्ड वाली, एक डबल बॉन्ड वाली, एक सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, जबकि वास्तव में बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच